हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और आप जानते हो कि हम लोगों ने अब इस फिजिक्स के सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित थियोरेटिकल पार्ट हमने पूरा कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस लेंगे और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक इसमें कवर करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें जो भी सवाल होंगे वो कभी न कभी प्रीवियस ईयर में मेंस, जेई मेंस या जेई एडवांस में पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड किताबों से लिए गए। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। ये रहा पहला सवाल। ये सवाल जो है ओम्स लॉ पर निर्भर है। ये ओम्स लॉ के ऊपर आधारित है। जब ओम्स लॉ वेरीफाई करने जाते हो तो आपको एक सर्किट बनानी पड़ती है और ये ओम्स लॉ में क्या करना होता है, एक तार लेते हो, एक रेजिस्टर लेते हो और जैसा कि इसमें ये दे रहे हैं, देखो इसका सर्किट डायग्राम ये आर एक रेजिस्टर है, ठीक है ना। इस रेजिस्टर के सिरों पर तुमको वोल्टेज नापना होता है। क्या नापें? वोल्टेज नापोगे किस पर? अक्रॉस द रेजिस्टर, ये वोल्टेज नापोगे और फिर इस रेजिस्टर के अंदर जो करंट बह रही है वो भी नापना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए इसमें दो इंस्ट्रूमेंट उपयोग में आते हैं। एक तो अमीटर जो करंट नापता है, या गैल्वानोमीटर होगा, अमीटर या गैल्वानोमीटर कुछ भी होगा, ठीक है। और दूसरा ये होगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा और अमीटर जो होता है करंट नापता है, ठीक है ना। तो ये देखो ओम्स लॉ का ये सर्किट है, क्या है वर्क। ये सवाल यही पूछ रहा है कि अमीटर को पैरेलल में लगाओगे या सीरीज में लगाओगे सर्किट में, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाओगे या सीरीज में लगाओगे। तो बस ये सवाल इतनी है, सवाल इसी पर। लेकिन आप इस अरेंजमेंट को देखो तो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये रजिस्टर है, ये रिहास्टेट है, इसको क्या बोलते हो, रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट क्या है? ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। रियोस्टेट मतलब ये कि ये जो ये कुंजी लगी है ना ऊपर, इसको आगे पीछे करने पर तो सर्किट में ये देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा ये रजिस्टर है, लेकिन ये पूरा रजिस्टर सर्किट में उपयोग में नहीं आ रहा है। ये कुंजी ये डिसाइड करती है, जो इस पर सरकने वाला की है ना, ये डिसाइड करता है कि इसका कितना भाग, इतना वाला पार्ट लेंगे या इतना वाला पार्ट। मैंने ये कुंज मान लो इसमें सर्किट में ये वाला पार्ट जैसे यहाँ से ये कनेक्ट किया और फिर ये सर्किट ऐसे चली गई, ये तार में चली गई और ये वाला पार्ट अनयूज्ड रह गया, ठीक है ना। तो इसको रियोस्टेट कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसको रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा करके आप इसके करंट को वेरी कर सकते हो, बदल सकते हो। और अलग अलग करंट पर हम करंट नापेंगे और इस पर वोल्टेज नापेंगे। ये काम करने के लिए ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट माने वेरिएबल रजिस्टर। ये कुंजी है, मैंने इसको ऑन ऑफ करते हैं, इसमें इस कुंजी को निकाल दो, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, नहीं सर्किट बंद हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और उसके बाद जब इसमें कुंजी लगा दोगे तो सर्किट चालू हो जाएगा। बस इतनी सी काम के ये आपका सेल रहता है। अब ये करंट नापने के लिए आपको अमीटर है, ये अमीटर है। अमीटर क्या होता है, सीरीज में लगाया जाता है ना। अमीटर में ये जो करंट होती है ना, यहाँ पर लगा है, ये अमीटर के अंदर गई और अमीटर में से फिर ये निकल करके आती है, ऐसे जाती है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, है ना। वो जो जिस चीज़ का वोल्टेज नापते हैं तो उन दोनों एंड के पैरेलल में हम लगा दिए। देखो ये करंट ऐसे गई
लेकिन इसको हम पैरेलल में लगा दिए। अच्छा, हमारा ये प्रयास होता है, ये इसमें मैंने ये वोल्ट मीटर में बहुत हेवी रजिस्टर होता है, बहुत हेवी रजिस्टर होता है, और इसका काम ये रहता है कि इस वोल्ट मीटर में बहुत कम से कम करंट जाए, है ना। वोल्ट मीटर की वर्किंग हम लोग आगे जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तब इसको समझेंगे। अमीटर, वो वर्क मीटर, वोल्ट मीटर कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसकी वर्किंग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन बस यहाँ पर इतना ही है कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, और इसमें बड़ा हेवी रजिस्टर होता है, तो जिससे बहुत थोड़ी सी करंट इसमें जाती है, ठीक है, कि बस थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। और इसी डिफ्लेक्शन के आधार पर आप वोल्टेज नापते हो, ठीक है। तो ये जो है पैरेलल में रहता है बस। तो ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो सिर्फ इतनी है। अब इसमें आप क्या करते हो, देखो ये रजिस्टर, ये रियास्टेट को बदल बदल करके करंट निकालते हो, ये अमीटर करंट पढ़ लेता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो पढ़ता है। तो वी और आर का आप वी और आर का ग्राफ खींचते हो। वी और आर नहीं, ये आई है, सॉरी, करंट और वोल्टेज में आप ग्राफ, वोल्टेज कहाँ, ये वोल्टेज ये है इस तार के सिरों पे बस। आपने ये लगाया और फिर एक आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। तो अब इसी को कहते हैं, जब स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हम कहते हैं कि ओम्स लॉ वेरीफाइड है। जब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा तो ओम्स लॉ का वायलेशन हो गया, ठीक है ना। बी और आई, ओम्स लॉ यही है कि आर इक्वल टू वी बाई आई, है ना, या ये कहो कि V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और R इज कांस्टेंट, R कांस्टेंट मैंने देखो ये स्लोप tan थीटा R देगा, tan थीटा इज R, है ना, और ये R कांस्टेंट रहना चाहिए। तो tan थीटा, यदि थीटा कांस्टेंट रहेगी तो स्ट्रेट लाइन भी तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, बस यही चाहिए, ये ओम्स लॉ है। अब इनका सवाल पूछो। सवाल ये जो पूछ रहे हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर हैं, इनको सीरीज अथवा पैरेलल में लगाना है, बताओ आप इसमें किस तरह से जोड़ोगे, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहे हैं अमीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज इन सीरीज। ये उल्टा कर दिया, गलत कर दिया ना, इन्होंने इसको गलत कर दिया, क्योंकि अमीटर को सीरीज में लगाना, बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी गलत बात। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ये सही बात है ना, जैसा ये अरेंजमेंट है। बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी गलत, ठीक है ना। सही उत्तर आपने निकाल दिया। यही सवाल है, और ये आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसे ही करोगे। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन का ये सेटअप ऐसा ही है। इस सर्किट का इसको समझ लो क्या है, ये बैटरी एल लगा दिया, यहाँ आपने की लगा दिया जिसे ऑन ऑफ करोगे, ठीक है, रियास्टेट लगा दिया जिससे कि आप करंट वेरी कर सकते हो, ये आर लगा दिया यहाँ पे, और ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और अमीटर यहाँ ये लगा दिया, ये तो ये करंट नापेगा, करंट अमीटर में गई और निकली, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी करंट अमीटर से जानी होती है, और यहाँ पर देखो मेन करंट ऐसे जा रही है, इस आर से जा रही है, वोल्ट मीटर से बहुत थोड़ी सी करंट जाएगी, है ना, वोल्ट मीटर से बहुत थोड़ी सी करंट जाती है, इसीलिए उसमें पैरेलल में लगा दिया। ओके, तो बस आपने इस तरह का सेटअप है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, अगला सवाल ये रेजिस्टिविटी पे पूछ रहा है कि किसकी रेजिस्टिविटी कम और ज़्यादा है। देखो मटेरियल है कॉपर, टंगस्टन, मरकरी और एल्युमिनियम दिया है, उनकी रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। देखो भाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, सब मटेरियल की अलग अलग होती है ना, और उसको अलग से याद करना पड़ता है। ये लिस्ट है, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ये जो लिस्ट है ये रेजिस्टिविटी का है, ठीक है ना। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसके बाद कॉपर की होती है।
सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, माने रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर को हम ट्रांसमिशन लाइनों में जहाँ की कम से कम जब रेजिस्टेंस कम होने का मतलब कि करंट डिलीवरी में ट्रांसमिशन लॉस कम हो। जैसे बहुत दूर से लाइन आती है ना, लाइनें आ रही हैं, बिजली बन करके बहुत दूर से तुम्हारे घरों तक आती है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आपने ले लिया है ना, ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टर पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी बहुत नुकसान हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि एनर्जी कम से कम जाए, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल हो सकता है सिल्वर। लेकिन सिल्वर क्या है, बहुत ही महंगा है। ठीक है ना, इसलिए आप सिल्वर का उपयोग नहीं करते। दूसरा बेस्ट मटेरियल होता है वो कॉपर है। कॉपर की भी रेजिस्टिविटी कम होती है, 1.6 1.7 माइनर वेरिएशन है। ठीक है ना। कॉपर भी बहुत महंगा है, उतना भी आसान नहीं है। तो तीसरे नंबर पर आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत सस्ता मेटल है, बहुत बहुतायत में मिलता भी है। हालांकि उसका एक्सट्रैक्शन में बिजली बहुत खर्च होती है, लेकिन इसके बावजूद एल्युमिनियम सस्ता पड़ता है और एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो सारी इलेक्ट्रिकल लाइनें तुम देखे होगे एल्युमिनियम तार उपयोग होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एल्युमिनियम तीसरे नंबर पर आया। ठीक है ना। उसके बाद टंगस्टन है। टंगस्टन का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो बनते थे ना पहले, बल्ब में टंगस्टन तारों का उपयोग करते थे कि जब टंगस्टन तार जब गर्म हो जाता है तो हीट देता है, और हीट होता है, हीट से उसमें से प्रकाश निकलता है। तो इसलिए पहले ये टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब उपयोग में आते थे। ठीक है ना। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है हीट में चली जाती है, प्रकाश में बहुत कम होती है। इसलिए आजकल टंगस्टन में एनर्जी तुम्हारी बहुत बर्बाद होती थी, इसलिए आजकल टंगस्टन को हटा दिया गया क्योंकि हमारा मेन पर्पज रहता है लाइट पैदा करना। बल्ब का मतलब है लाइट पैदा करना। आजकल फिलामेंट को एलईडी बल्बों ने रिप्लेस कर दिया है, एलईडी। ठीक है ना। एलईडी सस्ते पड़ते हैं, एलईडी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और एलईडी में पावर बहुत कम होता है, खर्च होता है। ठीक है। तो ये जो है अब टंगस्टन पहले उपयोग होता था, फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, क्योंकि उतनी गर्मी पर उसको तार को पिघलना भी नहीं चाहिए ना, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए टंगस्टन का फिलामेंट के रूप में उपयोग होता था। ठीक है ना। तो ये टंगस्टन तीसरे नंबर का। आयरन टंगस्टन से भी ज़्यादा रेजिस्टर वाला है। ठीक है। प्लेटिनम उससे भी ज़्यादा हो गया। मरकरी सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। ये देखो, ये हमारी ये लिस्ट है। इस लिस्ट को आप याद रखो। ये एलॉयज के हैं, कुछ नाइक्रोम का है, मैग्नीन का है ना, और कांस्टेंटाइन ये एलॉयज का वो है ना। ये भी बड़े हैं, एलॉयज का तो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो है कम से कम ये जो मेटल की सीरीज है, इस सीरीज पर ही तुमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ज़रा देखो। ये मोटे मोटे इतना ही यदि याद रखोगे तो फिर इस तरह के सवाल तुम आसानी से हल कर पाओगे। तो ये बोल रहा है कंसीडर द मटेरियल। कॉपर है हमारे पास, टंगस्टन है, मरकरी है, एल्युमिनियम है। ठीक है ना। तो अब लिस्ट में देखो, कॉपर सबसे कम, कॉपर का रेजिस्टिविटी कम, सबसे कम। उसके बाद एल्युमिनियम आएगा, इसके बाद टंगस्टन आएगा, उसके बाद मरकरी आएगा। ठीक है ना। देखो बढ़ते क्रम में ऐसा है, सबसे कम कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा टंगस्टन, उससे ज़्यादा इतना। आयरन भी आएगा, आयरन की यदि ज़रूरत पड़ी तो आयरन आ जाएगा बीच में, है ना, मरकरी से पहले, रो आयरन, है ना। बस यही है, और इसमें कोई सेट कर लो। सबसे देखो मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सही है। ठीक है ना। और भी कुछ है क्या? कॉपर, एल्युमिनियम, अब ऐसा कुछ इन्होंने सेट नहीं किया है, यही सही है। ठीक है ना। हाँ, ये आगे कुछ ऐसे भी सवाल, ये सेमीकंडक्टर पर सवाल आएंगे। सेमीकंडक्टर का थर्मल वेरिएशन जो होगा
और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर के रेजिस्टेंस ये किस रेंज में होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। ये अगला सवाल क्या है? इस सवाल में देखिए, ये सवाल को पढ़ो पहले और फिर इसमें देखो। ये जो सर्किट अरेंजमेंट है ये मान लो ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टर आर है, ठीक है ना। तो इन दोनों के ये मैंने बैटरी के टर्मिनल के बीच में इसने वोल्ट मीटर लगा रखा है और अमीटर लगा दिया है सर्किट में बहने वाली करंट, ठीक है ना। तो आपके करंट कुछ इस तरह बह रही है ऐसे, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब ये जो इस अरेंजमेंट से V क्या नापेगा। देखो V इक्वल टू, तुम ये सेल में पढ़े हो है ना, सेल के मामले में आप पढ़ चुके हो। V जो होगा, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज नाप रहा है। I करंट जा रही है, देखो आप ये लिखो, मान लो ये 0 है और ये वोल्टेज है V, ठीक है ना। तो आप ऐसा चलो, यहाँ से चलते हैं, करंट की दिशा में चलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पहले कितना था, 0 था, देखो यहाँ पर 0 है। I की दिशा में चले तो -IR चले, फिर देखो बैटरी के प्लस माइनस से प्लस चले गए तो वोल्टेज इतना बढ़ गया E, ठीक है ना। इसमें ये और फिर तो आप ये V वोल्टेज पे पहुंच गए। तो V बराबर 0 -IR प्लस ए, वो बस ये देखो यहाँ से वोल्टेज ये ड्रॉप हुआ, कम हुआ, 0 से कम हुआ, करंट की दिशा में आप आए तो रेजिस्टर के थ्रू ड्रॉप हुआ और फिर ये E बढ़ गया, फिर V पे पहुँच गया ये। तो कुल मिला करके आप ये कह सकते हो कि ये जो वोल्टेज जो नापा V बराबर कितना होगा, E -IR। ये आज स्मॉल r करो, ये इंटरनल रेजिस्टर है, ठीक है ना, यही है, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया है इन्होंने, है ना, ये इसी चीज़ का ग्राफ है। तो देखो इससे क्या क्या हम निकाल पाएंगे। इफ़ I इक्वल टू 0 तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। और यहाँ पर देखो इस ग्राफ से क्या हो गया, तो E इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। ये एक रिजल्ट हमको मिल गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट 0 है, चलो हम लोग भी 0 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ करंट कितनी आ गई, 1000 मिली एम्पेयर। 1000 I बराबर 1000 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर मीन्स क्या होगा, 1000 गुणे 10⁻³ एम्पेयर, है ना। इसका मतलब 1 एम्पेयर, है ना। यहाँ करंट क्या हो गई, 1 एम्पेयर हो गई, ठीक है ना। अब इसमें देखो जब करंट 1 एम्पेयर हो गई, है ना, और E 1.5 है और V कितना हो गया, 0 हो गया, V 0 हो गया। तो अब आप उसमें रख लो V इक्वल टू 1.5 - 1R, ठीक है। इस मीन्स R इक्वल टू 1.5 ओम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ निकल गई हमारे कि E इक्वल टू EMF निकला 1.5 एम्पीयर वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1.5 ओम, ठीक है ना। ये दो बात आपने निकाल लिया। इससे इसके ज़्यादा इस सर्किट से आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये कैपिटल R भी आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि कैपिटल आप अकेले नहीं हैं, ये कैपिटल यहाँ जो I जो होगी ना, देखो इस सर्किट के लिए I के एक्सप्रेशन लेंगे तो I E इक्वल टू I
टोटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रियास्टेट का आर, ये तीनों मिलकर होंगे, है ना। तो इतना सारा डाटा तो इनके पास है नहीं, है ना। इस सर्किट से कुछ भी हमको नहीं निकलेगा। इसमें इतने सारे वेरिएबल निकालने के लिए बहुत सारे डाटा लगेगा जो उनके पास है नहीं। अब इसमें देखो क्या है, EMF ऑफ बैटरी इज 1.5, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ओम, ये सही हो गया। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इतना, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें नहीं मालूम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 1.5 व्हेन इट सेंड्स द करंट ऑफ 1000 मिली एम्पियर। ये कहाँ से लाया, इसका कोई सिर पूछ है ही नहीं, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 1.5, ये तो उल्टा ही बोल रहा है ना। जब आपने करंट इतना रख दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो रहा है, 1.5 कहाँ से आ गया। द EMF ऑफ बैटरी इज 1.5 एंड वैल्यू ऑफ आर इज 1.5, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बारे में ये नहीं, आर के बारे में ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है ना। आर का पता लगाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। ये क्या पूछ रहा है भाई, पढ़ो इसको, ये सवाल को देखिए। ये अपने तरह का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता नहीं है। अब आप ये देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि ये देखो करंट बह रही है, करंट दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है। कह रहा है मोबिलिटी बताओ। देखो पहला चीज़ देखो, फॉर्मूला हम जानते हैं, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दूसरी बात, अब J जो होता है ना, जिसको कि आप करंट कहते हो, J इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है ना, ये कंडक्टिविटी है। और ये कंडक्टिविटी होती है 1/ρ रेजिस्टिविटी की। तो आप ये कह सकते हो कि ρ इंटू J इक्वल टू E, ठीक है, इतना मिला। लेकिन इसमें J तो आपको दिया नहीं है, उसमें करंट दिया हुआ है। तो ρ, इसका मतलब ये हुआ ρ I/A, ये करंट को हमने क्या कर दिया, I/A इक्वल टू E। क्यों, J बराबर I/A होता है, ठीक है ना, इसीलिए हमने ये ले लिया, ठीक है भाई। अब देखो E के लिए यहाँ देखो, यहाँ V पता है हमको दिया हुआ है और E निकालना है। तो I, ρ और A के पदों में E निकल गया। तो यहाँ से हमें क्या फार्मूला बना, देखो V बराबर म्यू, V/E बराबर म्यू, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि म्यू इक्वल टू V तो ठीक है, E की वैल्यू ρ I/A ये रख दिया। अब इसको सरल करो, V इंटू एरिया बाई ρ I, ठीक है ना। ये हमारा काम का फार्मूला बना और इसी पर म्यू निकलेगा। इसमें देखिए हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, फार्मूला तो निकल गया। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ बोल रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें करंट दिया है, I दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है ρ, ठीक है ना। हमको देखो V चाहिए, एरिया चाहिए, ρ चाहिए, I चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया के नाम पर इन्होंने रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 5 mm, ठीक है ना। तो फिर हम इसमें डेटा रख दो, म्यू बराबर क्या हो गया, V दिया है 1.1 गुणे 10⁻³ ठीक है। एरिया चाहिए प्लस पाई, पाई गुणित
5 गुणित 10 पर -3 का स्क्वायर हो गया। ये रेडियस दिया है, रेडियस है, डायमीटर नहीं। ठीक, यहाँ देखो रो दिया हुआ है, रो कितना दिया है 1.7 गुणित 10 पर -8। ठीक, आई दिया है 5। देखो 1 5 तो इससे कट गया है ना, और 10 का हिसाब करो, ये 6 3 9, ये 8, तो 11/17 ये हो गया। 5 से 5 घट गया, 5 पाई 5 गुणित कितने 3.14 पाई हो गई। और ये कितना हो गया 10 पर -1 घात। ये अब देख लो कितना हो गया। ठीक, तो यही हुआ ना। तो इसको कर लेते हैं। 5 चौका 20, 70, 5 15, ये गुणित 11/17। ठीक है ना, 10 पर -1। तो ये 11 से गुणा कर लेते हैं। तो 11 7 77, 11 5 55, 5 7 5 12 16, 11 एकम 11, 16 17, ये हुआ 17 एक, ये कुछ हुआ बटा 17 गुणित 10 पर -1, ये हो गया 17.27/17, ये अप्रॉक्सीमेटली 1। मोबिलिटी जो हो गई 1 मीटर स्क्वायर बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ds। ठीक है, ये जितना भी आया ये जो है एक आया d। ठीक है, ऐसे ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। फार्मूला कैसे निकला है ना, इसके हर स्टेप्स को याद रखना चाहिए, कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है ये कि 200 ओम रजिस्टर है द सर्टन कलर कोड। कलर कोड पर यह सवाल है। इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय द ग्रीन कोड देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है ना, यह जो सवाल है ना ये इस टेबल पर आधारित है। ये जो कार्बन के लिए रजिस्टर के लिए जो कोड अलॉटेड है नंबर है ना, ये इस पर निर्भर है। ठीक है ना, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम कैसे याद रखें, ये नंबर्स को कैसे याद रखें। ठीक है ना, तो इसके लिए एक निमोनिक बना हुआ है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना, इसको आसानी से याद रख सकते हो। ये इसमें है ना, इसमें नंबर क्या होगा 0 से शुरू होगा। ये पहला भी 0 है, दूसरा भी 1, आर कैपिटल, जितने कैपिटल लेटर वाले शब्द हैं, रॉय 2, ऑरेंज 3, वाई इलो है 4, ग्रीन 5। ठीक है ना, बाकी ये स्मॉल के लिए कोई नहीं। ये बी ब्लू है 6, वायलेट है 7, और ये ग्रे है, ग्रे के लिए 8 और डब्लू के लिए 9। ये आपके नंबर है। ठीक है ना, ये निमोनिक बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसमें एक गड़बड़ है कि ये पहला बी 3 बार आया, देख रहे हो ना, इसमें गड़बड़ कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सा मनन करने की ज़रूरत है। ये ब्लैक एंड ब्राउन, इसको क्या होगा ब्लैक, पहले है ब्लैक और ये है ब्राउन। ठीक है ना, ब्लैक ब्राउन, और ये है ब्लू, तो ब्लू बाद में आया है ना। ये थोड़ा सा मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैक ब्राउन आप याद रख सकते हो, पहले शुरू में आते हैं। तो ब्राउन 1 और ब्लैक क्या होता है 0। ठीक है, ब्लू का बाद में आएगा, तो जो भी नंबर आएगा उसमें 6 नंबर आ गया। और एक ग्रीन है, जी 2 बार आया
ये ग्रीन और ग्रे। तो ये पहला वाला ग्रीन है ना, और दूसरा वाला ग्रे है ना। ये धूसर धूसर वाला रंग है, यह हरा वाला रंग है। तो ये भूरा है, ये काला है और नीला है। बस इतने पे आप इसको याद रख सको तो आप इस तरह के सवाल हल कर सको, या इस पर सवाल आते हैं, ठीक है ना, और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ये निमोनिक याद रख लो, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। और पहला 2 अंक, द फर्स्ट 2 अंक जो होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट क्या करेंगे, पहले 2 अंक बताएंगे। और तीसरा जो है 10 की पावर है, पावर। थर्ड जो है क्या है, थर्ड 10 की पावर है, ठीक है ना, ये याद रखना। और गोल्ड सिल्वर, गोल्ड मैंने ईरर आएगा 5% की, गोल्ड वाला चौथे वाला में गोल्ड रहेगा, या सिल्वर रहेगा तो सिल्वर रहेगा 10%, और कुछ भी नहीं रहेगा नो कलर तो 20% की एरर है ना। उस रजिस्टर में कितने % की एरर है वो दिया हुआ है। अब ये देखो, ये सवाल इस पर है, ये अब 200 लिखा हुआ है, 200 ओम, यह आपका रजिस्टर क्या है 200, ये लिखा है ना। तो ये 2 तो ब्लैक हो गए, ब्लैक और ब्लैक हो गए, और ये 2 किसके लिए आया है, रेड के लिए, तो ये रेड है, 2 रेड के लिए। अब ये कह रहा है कि इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय ग्रीन, ग्रीन का नंबर क्या है, ग्रीन का नंबर 5 है ना, रेड को ग्रीन कर दो, ग्रीन और बाकी वही रहे, तो ग्रीन मैंने 5, 500, अब कितना हो जाएगा 500। बस ये आपका, बस आपने क्या किया, ये इसको आपने, ये बी ब्लैक नहीं है, ये 0 होने का मतलब ब्लैक नहीं हुआ ये, है ना। ये 10 है तो 10 के लिए ब्राउन है, ये ब्राउन होगा। ये इसका जो बैंड बना होगा ना, पहला बैंड बना होगा रेड, ठीक, दूसरा बैंड इन्होंने बनाई होगी, ये है ब्लैक, ये ब्लैक बनाया है ना, और तीसरा 10 बनाया होगा, तो ये क्या हो गया 20 और 10 जा, तो 10 के लिए एक ये ब्राउन बनाया, ठीक है ना, इस तरह से बना होगा, ठीक है। तो ये करेंगे, रेड को यदि हम रिप्लेस कर दें तो ये 500 हो गया, ठीक है। आगे सवाल बढ़े, ये इसी लॉजिक पर सारे सवाल हल होंगे। अब आप ये निमोनिक याद रखना, और ये जो कलर कोड का जो सिस्टम है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है उसको भी याद रखना। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना, इसको जिस तरह से भी आप समझो, लेकिन इस लाइन को याद रखो, और इसके नंबर क्या हैं वो याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, ये देखो यहाँ पर, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्यू और टाइम ग्राफ है ये। व्हाट इज द करंट एट t इक्वल टू 4, देखो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक। आई क्या होती है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होती है कि नहीं, डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या होता है कि क्यूटी ग्राफ का स्लोप, है ना, जैसे इम्प्लाइज कि ये दिस इज द स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, यही होगा ना। डिफरेंशियल फंक्शन जो होता है वो स्लोप बताता है। यहाँ देखो 4 पर देखो, ये क्या है, चार्ज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट, है ना, क्यू इज सी कांस्टेंट, तो डी क्यू बाई डी टी, ये बहुत दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है यहाँ करंट बहने की, डी क्यू बाई डी टी 0 हो गया, करंट कितनी हो गई 0, ठीक है। लेकिन ये देखो 0 से 2 के बीच में क्या होगा, व्हाट अबाउट 0 to 2, 0 to 2 सेकेंड, देखो ये स्लोप कितनी है
ये मान लो ये 2 तक गया है, ये पता लग नहीं रहा है ना। मान लो 2 ही गया हो, कुछ भी गया 2, ये है ना, ये 2 गया है और 2 सेकेंड में। तो आप इसका स्लोप बता सकते हो I बराबर 2/2, है ना, 1 एम्पियर। यदि ऐसा है तो ये ग्राफ बताएगा, जब भी पूछे हमें लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जब भी इसके बारे में पूछेगा, यहाँ देखो ये स्लोप है ना, तो ये स्लोप का मतलब tan थीटा, इसका tan थीटा निकालो और वो बता लो, ओके। हाँ, तो इसीलिए जब क्यूटी ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो करंट बताएगा, ये जानने की बात है, वही इसमें पूछ रहा है। आगे देखो, ये भी कलर कोड पर सवाल है। GUY, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, द कलर कोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस GOY। अब G के बारे में पता नहीं कि G ग्रे है कि गोल्डन है ना। G की वैल्यू, ये G की वैल्यू क्या है, देखो BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। ये G जो है यहाँ 5 है, देखो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने ले लिया GUY। तो G चाहिए, O चाहिए, Y चाहिए। G के लिए क्या है, G के लिए 5 हो गया, O के लिए क्या है, O 3 है, 3 हो गया, और Y क्या है, Y 4 है, गुणे 10 पर 4 घात, यही हो गया। Y तो यही हुआ, Y के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसमें गोल्डन दिया है 5%, तो GOY ये ठीक तो है, तो ये हो गया 53। और इसमें क्या करो, गुणित 10 कर दो और 10 पर 3 घात, ये ओम में हुआ ना। तो 530 किलो ओम, ठीक है ना। तो 500, और एरर क्या है, गोल्डन, देखो गोल्डन ±5%, सिल्वर रहता तो 10%, और कुछ नहीं रहता तो 20%। तो 530 5%, देखो है कोई 5.3 किलो ओम, ये इन्होंने वो कर दिया, ये सही उत्तर ही है, ठीक है ना। हाँ, अगला देखो, ये हीटिंग एलिमेंट है, रेजिस्टेंस इतना है ना, R बराबर 100 ओम दिया है, रूम टेम्परेचर, इट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, V है कितना, 220 वोल्ट, a steady current of 2 ampere passes in it, temperature is 500 degree centigrade, more than room temperature, what is the temperature coefficient of the system of the heating element। ठीक है भाई, तो इस सवाल को हल करने के लिए देखो इसमें क्या कर रहा है, 500 डिग्री, ये तो रूम टेम्परेचर पर रजिस्टर इतना है, ठीक। दूसरा इन्होंने ये जो डेटा दिया 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर करंट बह रही है ना, तो R बराबर कितना हो गया इसका, R 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हुआ, देखो 220 वोल्ट है और 2 एम्पियर की करंट है, तो रजिस्टर भी भैया आई 110 ओम हो गया, ठीक है कि नहीं। दो, अब देखो पूछ रहे हैं कि रेजिस्टिव कोएफिशिएंट क्या है, तो R बराबर R एच टाइम T, टेम्परेचर T इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T, ये रहता है, ठीक है ना। देखो 1 प्लस अल्फ़ा T, ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो 110 हो गया, R0 पहले 100 था, है ना, 1 प्लस अल्फ़ा, और ये कितना है 500, T जो है 500, ठीक है ना।
इसको ये कर दूँ तो अल्फ़ा इंटू 500 बराबर 10/100 हुआ ना, -1 हो गया, तो ये हो गया 0.1। ठीक है कि नहीं? तो अल्फ़ा बराबर 0.1/500, इसका 2 को ऊपर कर दो, नीचे भी गुणा कर दो, तो ये हो गया 0.2 × 10⁻³ घात। ये हुआ 2 × 10⁻⁴ घात। ठीक है ना? ये अल्फ़ा, तो यही कुछ पूछ रहे हैं कि कोफिशिएंट कितना हुआ। 2 × 10⁻⁴ है कोई, ये सी। ठीक है ना? ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कई बार रेजिस्टिविटी दी जाती है, रेजिस्टिविटी भी ऐसे ही होती है, =ρ0 1 + अल्फ़ा टी। ठीक है ना? ये अल्फ़ा टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है, रूम टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर। एक्चुअली ये डेल्टा टी होना चाहिए, ये डेल्टा टी है ना, ये डेल्टा टी है। तो यह हमारे इस केस में गणना हमारा सही है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर क्या है, सेंटीग्रेड है, यह देखो। तो रूम टेम्परेचर क्या हो गया, टी एट 0, टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है रूम टेम्परेचर। ठीक, और ये दिया नहीं है वैसे, रूम टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री ही हम मान लेते हैं, और टी बराबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? तो इसलिए डेल्टा टी हमने 500 ले लिया है। ठीक है ना? तो यही है। तो इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें केल्विन दिया है या डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो ये आपका उत्तर रहा। अगला सवाल बढ़े। ये क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है भाई, इट इज रिकास्ट इनटू द वायर ऑफ R/2। देखो R/2, ये मान लो इतना मटेरियल था, ठीक है ना, ये R रेडियस थी इसकी और L लंबाई था, तो वॉल्यूम कितना था, πr² × L, ये वॉल्यूम था। अब वॉल्यूम भी तो अभी उतना ही रहेगा। अब दूसरे में क्या हुआ कि ये जो है लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, एरिया क्या हो जाएगा, πr/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? तो ये अब इसको 4L करना पड़ेगा ना। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ए जो है A/4 हो गया, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई L से बढ़ कर के 4L हो गई। ठीक है ना? यही तो हुआ, 4L होगी। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बराबर L/A, है ना, ρL/A। तो पहले कितना था देखो, 200 था, रो वही रहा, L था और A था। अब क्या है, मान लो R हो गया, ये रो वही रहा, L 4L हो गया, एरिया A/4 हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, ρL/A × 16। तो ये हो गया ना, ρL/A कितना दिया है, 200 × 16, तो ये हो गया 16, 3200 ओम। ये हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये चेक करो पहले। हाँ, हमने कोई गणना में गलती नहीं किया है, यहाँ पर गलती किया है बस। ये दिया है ना 100 ओम, 200 ओम हमने ले लिया, ये गलत किया है। ये 100 ओम है, 100 ले लो तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1600 हो गया। ठीक है ना? सही उत्तर यही हुआ।
तो ये ए उत्तर हो गया, है ना, 16 गुना हो गया। इसमें असली बात क्या है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एल इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, तार का वॉल्यूम वही रहेगा, है ना। तो ए जो है A/4 हो गया, तो एल को 4L होना पड़ेगा ना, कांस्टेंट होने के लिए भी। तो अब इसी की वजह से यहाँ पर अंतर आए, तो वो 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 16 गुना उसका रजिस्टर हो जाएगा। ये आ गया। अगला सवाल देखो, ये अब ये अगले सवाल को देखिए, इस सवाल को ठीक से पढ़ो और समझो। इसमें सवाल में क्या कह रहा है, देखो आपका एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ऐसे इनफाइनाइट था, इसमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इनिशियली लैम्डा या लैम्डा 0 कह देंगे अपन, लैम्डा चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है ना। और इसको ये चारों ओर से आर रेडियस के एक सिलेंडर से ढका हुआ है, ठीक है। ढका रहने दो, सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर था ना, ये सिलेंडर था बड़ा सा। अब इस वाले स्पेस को, ये जो स्पेस है आपका, ये वाला जो स्पेस है, उसको एक मटेरियल से भर दिया। क्या है, अब मटेरियल से हमने भर दिया, तो वो कह रहे हैं कि उसकी परमिटिविटी एफसाई है और कंडक्टिविटी सिग्मा है इस मटेरियल की, ठीक है। अब देखो जैसे ही भर दोगे तो ये जो चार्ज थे ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज है सब यहाँ पर, ये जो चार्ज था ये अब ये बाहर की ओर डिफ्यूज करेगा, ये बहना शुरू कर देगा। बहना शुरू करेगा तो इसमें करंट पैदा होगी, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, देखो एक स्मॉल रेडियस की, आर रेडियस पे एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करो। ये ऐसा आपने बना दिया, ऐसा। किसी क्षण विशेष पर मान लो इस सरफेस के अंदर, पूरी सरफेस के अंदर, अब मान लो अब ये चार्ज तो अब एक जगह यहीं बैठा तो है नहीं, चार्ज अब फैलना शुरू हो गया, ऐसे बहना शुरू हो गया, ठीक है ना। चार्ज अब किनारों की ओर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन चार्ज का ज़्यादा है, बाहर कम है, तो उसके बाद ये जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसकी बात कर रहे हैं, तो इस आर वाले पॉइंट पर जरा देखो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई, वो होगा लैम्डा बाई 2 पाई। ये कैसे गाउस थ्योरम से आप लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी क्षण पर मान लो बह नहीं रहा, और इस वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर लैम्डा पर यूनिट चार्ज है, तो पाई एफसाई आर, इतना ही तो होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसकी वजह से ये चार्ज को बहने में ये मदद करेगा। ये जो आउटवर्ड फ्लो होगा करंट जे का इस बाउंड्री के बाहर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो जे बराबर कितना होता है, कंडक्टिविटी इंटू ई। जे जो होती है कंडक्टिविटी और इंटू ई होती है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ, देखो सिग्मा, ई की जगह लिख दो लैम्डा 2 पाई एफसाई आर। देखो जे किसी क्षण पर ये जो है इस एक्सप्रेशन से देखिए, है ना, ऐसा क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नहीं, ये जे इतने चार्ज अब मूव करने लगे, जैसे ये चार्ज ये मूव करेंगे ना, तो इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज डेंसिटी का चार्ज कम हो जाएगा, होगा कि नहीं, चार्ज होगा कम होगा कि नहीं। तो ये जो लैम्डा है वो अब वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। लैम्डा का टाइम के साथ क्या वेरिएशन होगा, ये यदि हम पता कर ले
तो जे के बारे में हमें पता, टाइम के साथ इसका वेरिएशन पता कर सकते हैं। देखो जे कितने लैम्डा निकल गए, ये देखो लैम्डा का निकलने की दर ई के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो चार्ज क्यू, देखो डी क्यू जो चार्ज घटा डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, जे इंटू एरिया। डी क्यू बाई डी टी जो होगा, जो इसमें चार्ज और उसका एरिया नहीं होगा, डी क्यू बाई डी टी वही तो करंट है, इसी को आई कहते हो ना। तो आई जो भाई, तो ये चार्ज के घटने की जो दर है ये इतनी होगी, लेकिन चार्ज चूंकि घटेगा ये होगा माइनस चार्ज। इसमें देखो जो पहले चार्ज ज़्यादा थे, अब चार्ज बाहर फ्लो कर गए तो घटने लगेगा ना, तो डी क्यू बाई डी टी माइनस हो गया। तो इसकी वैल्यू जे देखो कितना, जे की वैल्यू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ए की है। देखो ये सरफेस एरिया ले लेते हैं, 2 पाई आर, देखो कितना 2 पाई आर एल, ये हुआ ना। तो देखो आर से आर कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया है ना। और ये हो गया माइनस लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0। अच्छा इसमें कंडक्टिविटी छूट गई ना, जे करने कंडक्टिविटी छूटी, तो यहाँ कंडक्टिविटी भी डाल दो, एप्सिलॉन 0 यही तो हुआ, एप्सिलॉन 0 नहीं एप्सिलॉन, सॉरी ये एप्सिलॉन है ना, इसमें मीडिया भर दिया एप्सिलॉन, लैम्डा बाई एप्सिलॉन, और ये एल भी रह जाएगा। यहाँ देखो डी क्यू जो होगा इस वॉल्यूम पर निर्भर करेगा, देखो ये लंबाई एल है, तो लैम्डा इंटू एल है ना, लैम्डा पर यूनिट चार्ज डेंसिटी है और लंबाई एल है, तो लैम्डा ये, तो ये डी क्यू बाई डी टी हो गया। तो देखो एल से एल फिर यहाँ कट गया, तो अब आपका ये हो गया कि डी लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 डी टी, ये आपका इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना है, ये फिजिक्स में बहुत बार आता है। और इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 ई पर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन 0 टी, ये बनेगा कि नहीं, ये बस हो गया तुम्हारा काम, इससे आपका काम हो गया। जे का मान यहाँ रख दो, जे में लैम्डा का मान रख दो, सिग्मा लैम्डा 0 ई पर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 टी, ठीक है। ये बेटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 हम बार बार लिख रहे हैं, एप्सिलॉन 0 नहीं है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आर, ये आर नहीं, हाँ एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है ना, ये हो गया। बस जे का एक्सप्रेशन ये हो गया, ये तुम्हारा फाइनल करंट का एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ देखो इस ग्राफों पर ज़्यादा ध्यान देखो, ये कह रहे हैं इस वाले में कि ये करंट कुछ देर तक कांस्टेंट रेट से बहेगी, ऐसा क्यों होगा, इनको कहाँ से सपना आ गया, तो ये तो गलत है कि चार्ज जो है कांस्टेंट रेट से बहेंगे और फिर धीरे धीरे घटना शुरू होंगे, ऐसा कैसे होगा, तो इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ इनका कहना है, इस जगह पर देखो यहाँ कह रहे हैं कि ये कुछ देर के बाद ये चार्ज जो है ना, जो करंट है, एक कांस्टेंट रेट से बहना शुरू हो जाएगी। देखो भैया यहाँ पर क्या है, यह सोर्स एक बार लैम्डा 0 हमने चार्ज दे दिया और दे करके भूल गए, है ना, तो ये जो चार्ज है लगातार घट करके 0 हो जाएगा ना, लगातार घट करके 0 हो जाएगा और एक समय आने पर ये बहना बंद हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट करंट बहती रहेगी, तो ये कभी संभव है नहीं। ये जो है ये करंट कांस्टेंट अनंत काल तक बहेगी, ऐसा कभी होगा क्या, जब चार्ज लिमिटेड है तो अनंत काल तक करंट कैसे बहेगी, तो इसलिए यह भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना।
तो ये दो तो एकदम पॉसिबल है। दूसरे वाले में देखो, ये वाले जो है ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट रेट से घटेगी। कांस्टेंट रेट से कैसे घटेगी, इनको कैसे पता लग गया कि ये कांस्टेंट रेट से घटने का अंदाजा शायद इसलिए कि तुम इसे धोखे में आ जाओगे, क्योंकि ई जो है आर के ऊपर निर्भर कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लेमडा तो टाइम डिपेंडेंट है ना। इसलिए ये भी ये कांस्टेंट रेट वाला पार्ट ये सही नहीं है, हालांकि ये धोखा देने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। और आपका जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये सी बनता है, ठीक है ना। तो ये इसका ये समझ गए ये सिचुएशन क्या है कि ये जो चार्ज थे एक्सपोनेंशियली घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सपोनेंशियली घटेगा और उसमें करंट भी एक्सपोनेंशियली आएगी, ठीक है। तो ये सवाल है, ये हालांकि बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, फिर भी इन्होंने पूछ रखा है तो आप ये समझ लो ऐसा, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये सवाल को पढ़ो, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या कह रहे हैं देखो कि एक वायर है ना, इसकी 0.1 मीटर लंबा है, ठीक है। इसके क्रॉस 5 वोल्ट लगा दिया है, 5 वोल्ट वोल्टेज लगा दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतने दिया हुआ है, 4 डेंसिटी ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो पूछ रहा है रेजिस्टिविटी बताओ। देखो V इक्वल टू आई आर, ठीक, एक एक देखो। अब I बराबर कितना होता है, एन ई वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करंट डेंसिटी हो गई और एरिया का गुणा कर दो, इतना हो गया, ठीक। दूसरी बात क्या होती है, आर जो होता है रो एल बाई ए, ये होता है, ये तीसरा। अब इन तीनों को क्लब कर दो तो ये V बराबर क्या हो गई, V बराबर आई एन ई वी डी ए, ठीक है। ये I हो गया। R के लिए देखो रो एल बाई ए से ए कट गया, ठीक है। तो हमें रो निकालना है, तो रो इक्वल टू क्या होगा, V बाई एन ई वी डी, बस, और कुछ, और एल भी रहेगा, ये रहा। अब इसकी वैल्यू रख दो, बी दिया है 5, एन दिया है 8 गुणी 10 पर 28 का, ठीक है। ई दिया है 1.6, ये स्टैंडर्ड है, 10 पर -19 कूलम। वी डी दिया हुआ है, वी डी दिया हुआ है 2.5 गुणी 10 पर -4, ये भी वी डी हो गया। अब क्या बच गया, एन हो गया, एन हुआ कि नहीं, ई हो गया, वी डी हो गया, एल है, ये 0.1 दिया है। इन सबको हल करिए, ये आएगा 1.6 गुणी 10 पर -5 घात ओ मीटर, है ना। ये ओ मीटर ही होता है ना, ओ मीटर होता है। बस ये इसका आपका रिजल्ट है, ये बस कट जाएगा। तो ये इसका हो गया कौन सा, ये 20 सही है। अगला सवाल लीजिए, इस सवाल को देखें। इस सवाल में क्या कैसे बह रहा है, देखो ये स्क्वायर शीट है और इसकी ये जो थिकनेस है वो टी है और ये भी एल है। स्क्वायर शीट, देखो ये ध्यान की बात है, स्क्वायर शीट है, तो ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होता है, आर चाहिए, आर बराबर कितना होता है, रो एल बाई एरिया, ठीक है ना। अब ये ऐसे करंट ऐसे गई, ऐसे निकली, इस तरह देखो, तो रो तो ठीक है, एल भी सही है, एरिया क्या है, एल इंटू टी। देखो ये एरिया जो है ये कितना है, एल इंटू टी, टी इंटू एल से एल कट गया, रो बाई टी, ठीक है ना।
अब इसी पर सवाल इन्होंने पूछ लिया, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेज शोन इन द शेडेड एरिया इन द फिगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नहीं, नहीं होगा ना, रो बाई टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी सही नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ये सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये गलत। ठीक है ना, टी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अगला सवाल चले। इस सवाल को देखो क्या चाहिए इसको। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में ये 4 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है ना, और ये किस लिए है, टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, और स्टूडेंट को ये चीज़ें दी हुई। एक जो दिया है रजिस्टर, है ना, जिसमें ओम्स लॉ को आप वेरीफाई करोगे आरटी। एक R1 है हाई रजिस्टर, एक R2 है स्मॉल रजिस्टर, G1 और G2 गैल्वानोमीटर है। अब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स V के लिए ये एक सोर्स दिया हुआ है ना, ये वोल्टेज सोर्स है V है। द करेक्ट सर्किट द कैरी आउट एक्सपेरिमेंट इज, तो कौन सा सही सर्किट बनाएगा, ये चाहिए। ठीक है ना। इस सवाल को समझने के लिए हमें गैल्वानोमीटर की वर्किंग समझना पड़ेगा, और गैल्वानोमीटर से अमीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनता है उसको हमें समझना होगा। चलो देखो, इसके लिए ये देखो, ये गैल्वानोमीटर का वर्टिकल व्यू है। क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल व्यू है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है, ये देखो, ये एक तार है, यानी एक कोई गैल्वानोमीटर की बॉडी है बेसिकली ये, और इस पर एक तार लटका हुआ है, देख रहे हो ना, ये तार है। इस तार से ये एक क्वाइल लटकी हुई है, क्वाइल है, क्वाइल के फेरे है ना, इसके एन फेरे हैं, मूविंग क्वाइल है, और ये क्वाइल ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटकी हुई है। ठीक है ना, बस ये भी देखो, ये टिकी हुई है, ये इन दो तारों के बीच में ये टिकी हुई है। अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है, ठीक है ना, इस तारों में फेरों की संख्या मान लो N है ना। इस गैल्वानोमीटर के इस क्वाइल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो जैसे ये इस क्वाइल के अंदर करंट बहेगी, मान लो I करंट बह रही है, ठीक है ना, जैसे ही कोई I करंट बहेगी तो इसके ऊपर टार्क लगता है। टार्क कितना होगा, N एरिया B NAB, ठीक है ना। इसके ऊपर जो टार्क लगेगा N एरिया और B के ऊपर, और I पर भी I भी है, NABI, इतना टार्क लगता है। देखो, जैसे ही इसमें करंट बहेगी टार्क शुरू होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो ये क्वाइल अब घूमती है, मान लो ऐसे घूम रही है ना। तो क्वाइल जैसे ही घूमेगी, ये जो लटका हुआ तार है ना, इसमें क्या होगा, टेंशन, इसमें ट्विस्टिंग शुरू हो जाएगी, ट्विस्ट, ये भी घूमेगा, और ट्विस्ट होगा तो इसके ऊपर ये विरोधी ट्विस्ट पैदा करेगा। इसको जब तार जब ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होना मैंने ऐंठन आ जाएगी ना, तो तारों में जैसे ऐंठन आएगी, इसमें ट्विस्ट होगा, तो वह ट्विस्टिंग इसके ऊपर एक विरोधी टार्क शुरू हो जाएगा। तो मान लो, और वो जो टार्क होता है सम कांस्टेंट C और थीटा, ये रोटेशन, मान लो ये थीटा घूम गया तो C थीटा वो होता है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होता है, देखो, थीटा इक्वल टू NAB/C और I, ठीक है ना। तो
इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर लगा होता है। अब इसका हॉरिजॉन्टल व्यू देखो, ये कॉइल के साथ से यहाँ पर एक पॉइंटर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो एक पॉइंटर लगा है, ये पॉइंटर जो है एक गोल स्केल पर मूव करता है, तो ये पता लगता है कि कॉइल कितना डिग्री मूव किया है, ठीक है ना। नॉर्मली ये पॉइंटर कुछ यहाँ पर होगा, है ना। अब उसके बाद ये थीटा मूव कर गई, या ये इसकी विराम स्थिति को यदि यहाँ बीच में कर दो तो ये दाएं बाएं कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। ये इस पर निर्भर करता है करंट किस दिशा में बह रही है, तो उसके हिसाब से ये इधर जाएगा, इससे इधर थीटा इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस पर निर्भर करता है कि करंट की दिशा क्या है। करंट ऐसे बह रही है या ऐसे बह रही है, नहीं करंट ऊपर से नीचे बह रही है, नीचे से ऊपर, जैसा भी बहती है तो इसके ऊपर रोटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये गैल्वानोमीटर है। तो गैल्वानोमीटर की मूल बात क्या है, जो थीटा होता है मूवमेंट, वो सम कांस्टेंट के आई के प्रोपोर्शन होता है। बस ये देखो, यही इसकी कहानी है। एन ए बी सी ये सारे जो पैरामीटर है, एक बार गैल्वानोमीटर आपने बना दिया तो दिए हुए गैल्वानोमीटर के लिए ये फिक्स है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। यही गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल है। करंट जितनी बहती है तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पॉइंटर का होता है वो थीटा के आई के प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक है ना। कि एक्चुअली ये सी थीटा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जा करके ये पॉइंटर रुक जाता है, और वही कहते हैं। और वो जो थीटा होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला, आई के प्रोपोर्शन होता है। इसी से थीटा देख करके हम आई का अनुमान लगाते हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंट आई पर इस डिफ्लेक्शन पता करके और इसको ग्रेजुएट कर लेते हैं, यानी इस डायल को हम लोग क्या है एम्पियर या वोल्ट मीटर जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम इसको ग्रेजुएट कर देते हैं कि आई के अनुसार किस तरह से ये मूव कर रहा है। तो इसलिए ये पढ़ करके आई आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। अब गैल्वानोमीटर से अमीटर बनाना है, गैल्वानोमीटर से अमीटर बनाना। अमीटर का मतलब क्या है, देखो ये एक करंट है, ये करंट बह रही है आई, मान लो कैपिटल आई करंट इसमें बह रही है, ठीक है ना। किसका, ये किसी तार में, और इसको नापना है। तो अब क्या करते हैं इसमें कि देखो ये गैल्वानोमीटर ले लिया, गैल्वानोमीटर का अपना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ना। गैल्वानोमीटर का मान लो जो तार लगा है उसका रेजिस्टेंस मान लो जी है, ठीक है ना। तो ये गैल्वानोमीटर के अंदर से तार ये गई और ऐसे निकल गई। तो इसको क्या है, गैल्वानोमीटर इसको पढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गैल्वानोमीटर की जो सीमा है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। गैल्वानोमीटर का डायल जो मान लो 1 एम्पियर पर ख़त्म हो गया है ना, 1 एम्पियर करंट से गैल्वानोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन हमको 5 एम्पियर की करंट नापनी है, फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक शंट रेजिस्टर लगा देते हैं। शंट माने ये एक रेजिस्टर है जिसका कि इस तरह से एक शंट लगा दिया जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है। तो इस करंट का बहुत ज़्यादा हिस्सा इधर से निकल जाता है, किधर, शंट से होकर निकल जाता है। तो मान लो शंट से आई ए से निकला और इससे कितना निकला, आई जी, कितना निकला, आई जी निकला, ठीक है ना। लेकिन देखो ये शंट और जी दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इन दोनों के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगा, दोनों के बीच में ये वोल्टेज V होगा, यहाँ से यहाँ तक, वो कांस्टेंट होगा। तो अब इसके क्या होगा, देखो आई जी
इंटू जी, है ना, इक्वल टू शंट रेजिस्टर और आई एस दोनों बराबर होंगे, ये बी के बराबर हो गए। तो इसे आप लिख सकते हो आई जी बटा एस इक्वल टू आई एस बाई जी, ठीक है ना। और इन दोनों करंट को जोड़ देते हैं तो आई जी प्लस आई एस, ये बटा एस प्लस जी हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों करंट मिलकर कितनी है, आई, जो सर्किट करंट के बराबर है, एस प्लस जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आई जी कितना हो गया, देखो शंट बटा एस प्लस जी आई, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हो कि इस गैल्वानोमीटर से अंदर टोटल करंट ना पास होकर उसका एक पोर्शन पास होता है, एस बाई एस प्लस जी, ठीक है ना। और शंट बहुत छोटा होता है, शंट रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, तो उसकी वजह से एक बहुत छोटा पोर्शन आई का एक फ्रैक्शन जे में जाता है, और उसकी वजह से ये जो गैल्वानोमीटर है ना, ज़्यादा एम्पियर की करंट नापने में सक्षम हो जाता है। तो ठीक है, आई जी मिल गया। अब ये देखो थीटा इक्वल टू के आई, आई क्या है, जो गैल्वानोमीटर से होकर जाने वाली करंट है, आई जी है बेसिकली। तो देखो, तो अमीटर बनाने के लिए थीटा बराबर सम कांस्टेंट के, और आई की जगह, आई जी की जगह लिखो एस बटा एस प्लस जी इंटू आई, ठीक है ना। अब ये बन गया, यहाँ देखो ये थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो अब ये जो अरेंजमेंट बना, ये वाला एक नंबर, इसको को ये जो अरेंजमेंट बना ये अमीटर बन गया, ठीक है ना। और ज़्यादा एम्पियर की करंट भी ये नाप पाएगा। तो अमीटर बनाने में क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर के सीरीज में एक शंट, पैरेलल में एक शंट जोड़ देते हैं, और शंट जो लो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है ना। और फिर तब ये गैल्वानोमीटर काफ़ी करंट नाप पाएगा, ठीक है ना, अमीटर बन जाता है। अब दूसरी बात क्या है, अब वोल्ट मीटर बनाना है। वोल्ट मीटर बनाने में चलो इसको वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं वो भी समझ लेते हैं। अब ये वोल्ट मीटर बनाना है, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है। क्या है, वोल्ट मीटर। वो कैसे, वो भी एक गैल्वानोमीटर ही है। अब इसमें क्या है, देखो ये आपका रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी है ना। इस वोल्टेज को नापने के लिए गैल्वानोमीटर के लिए एक वोल्ट मीटर चाहिए, है ना। इसका वोल्टेज नापना है। इसमें क्या है, आई करंट बह रही है, कितना मान लो कैपिटल आई करंट बह रही है, ठीक है ना। किधर बह रही है, चलो ऐसे बहने दो। अब क्या करते हैं, देखो इस करंट में से एक बहुत थोड़ा हिस्सा यहां से ले करके और इस गैल्वानोमीटर के अंदर ले भेजना है। ये गैल्वानोमीटर है, इसमें भेजना है, ठीक है ना। तो ये करंट जो है, आई में से ज़्यादा करंट नहीं जाए, बल्कि थोड़ी सी करंट जाए इसमें, और इससे और यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखो अब इसका वोल्टेज नापना है। इस गैल्वानोमीटर का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, जी होगा कि नहीं, गैल्वानोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो आई करंट बह रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस आर के अगेंस्ट ये वोल्टेज ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, जितना जो वोल्टेज आई आर था ना उतना ही बना रहे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखो इसमें आई वन करंट इसमें चली जाएगी, और इसमें आई टू करंट, आई जी करंट चली जाएगी, ठीक है ना। आई जी जाएगी कि नहीं, ये आई वन करंट इससे चली गई ऐसे, और ये आई टू। तो आई वन जो है आई का एक पार्ट है,
हमें नापना था कितना, आई आर, ये वोल्टेज नापना था। लेकिन अब ये जो वोल्टेज नापेगा वो कितना नापेगा, आई वन आर नापेगा। ठीक है ना। तो ये इससे कम है, जो आई वन आर है आई आर से कम है। ठीक है ना। और यही इसकी गलती है। तो इसलिए जब भी आप ये वोल्टेज नापोगे तो आई का कुछ पार्ट इस गैल्वानोमीटर से होकर के जाना पड़ेगा, जाएगा ये, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन हो। यदि इसमें करंट ही नहीं जाएगी तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा और मेजर कैसे करोगे। तो ये गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। तो मिनिमम डिस्टर्बेंस के लिए यहाँ पर गैल्वानोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आर एच लगा देते हैं। यह हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो देखो आर छोटा हो जाएगा, आर प्लस जी बड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से बहुत थोड़ा करंट इसमें जाएगा। अब ये देखो क्या होगा। तो अब V बराबर क्या होगा, देखो V इसके, ये जो वोल्टेज आएगा V इक्वल टू कितनी आएगा बताओ, ये आर आई वन, ठीक है, V इक्वल टू आर आई वन, ये बराबर G प्लस आर एच आई टू, ये आएगा ना, होगा कि नहीं। तो अब इसको आप लिख सकते हो कि I2 बराबर है ना, I2 बराबर कितना होगा, I2 यही IG है, I2 नहीं बल्कि IG है ना, ये IG बराबर कितना होगा, B बेटा G प्लस आर एच, ये ना, इतना हुआ। अच्छा, अब आप जानते हो डिफ्लेक्शन के लिए थीटा बराबर क्या होता था, एन ए बी आई बाई सी, ये रहता था आई जी, है ना, इतना इस पर ये निर्भर करता था। और आई जी की वैल्यू आपने इतना निकाल लिया, ठीक है ना। तो आई जी बराबर क्या हो गया, अब ये लिख दिया, थीटा बराबर हो गया एन ए बी बाई सी। आई जी को हम वी बाई, आई जी की जगह ये दो नंबर ये लो, आई जी की जगह आप लिख सकते हो जी प्लस आर एच, ये लिख सकते हो। तो अब आपका ये हो गया हाँ, तो देखो यहाँ पर से ये मिल गया आपको, दिस इम्प्लाइज V इक्वल टू सी टाइम G प्लस आर एच बेटा एन ए बी थीटा, ठीक है ना, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है ना। अब ये क्या किया आपने, इस गैल्वानोमीटर को पैरेलल में लगाया और एक हाई रेजिस्टेंस का एक तार लगा दिया, है ना। तो इस तरह और इसको पैरेलल में लगा दिया, तो ये जो गैल्वानोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होगा और ये वोल्टमीटर बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो V है ना, जो ये V है वो आई आर नहीं है, ये आई आर नहीं है। कितना होना चाहिए था, V शुड बी आई आर, है ना, क्योंकि ये बल्कि ये आई आर न हो करके V इज कितना हो गया आई वन आर है ना, जो आई आर से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास वोल्टेज नापने के इसके अलावा, इसे कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है ना। बिना कॉम्प्रोमाइज किए हम इस वोल्टेज को नहीं नाप सकते, ठीक है ना। तो फिर यही काम किया, तो हमने ये जो नाप है
ये वोल्ट मीटर, इस तरह से वोल्ट मीटर आया। और वोल्ट मीटर जो एक्चुअल वोल्टेज होना चाहिए IR जो है उससे कम नापता है। हालांकि ये अभी भी ये सही नाप रहा है। I1R तो इसका वोल्टेज हो ही गया, क्योंकि कुछ करंट का कुछ पार्ट जो है ना ये इधर से निकल गया, क्या गैल्वानोमीटर से चला गया। और I1R, हालांकि I1 फिर भी बहुत बड़ा है, IG से बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह वोल्ट मीटर काम करता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है ये गैल्वानोमीटर की सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस नाप लगा देते हैं और गैल्वानोमीटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं। जबकि अमीटर में क्या करते हैं, अमीटर में इसको सीरीज में वो गैल्वानोमीटर को जोड़ते हैं और ये गैल्वानोमीटर में एक शंट लगा देते हैं, है ना, शंट वायर जो लो रेजिस्टेंस का होता है। इसी बात पर ये काम करता है। अब आगे देखो, यही पर है, बिल्कुल इस सवाल को देखें। अब मान लो हमारे पास ये हमारा सर्किट है, क्या है, RT के क्रॉस नापना है। यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर एक बैटरी लगा रखा है। हालांकि ये बैटरी बदल रही है, उसका वोल्टेज बदलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ठीक है, अब देखो पहली बात कि इसके एक क्रॉस वोल्टेज नापना है ना, इसके एक क्रॉस वोल्टेज नापना है। तो ये गैल्वानोमीटर आप लगाओ जी, ठीक, गैल्वानोमीटर यहाँ लगा दिया और फिर इसके एक क्रॉस ये हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, है ना, और ये जोड़ दिया। तो अब ये वोल्ट मीटर बन गया ये गैल्वानोमीटर की सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फिर इसमें अब अमीटर बनाना है, तो इसको क्या करना है, एक शंट लगा दो, ये शंट लगाओ, यहाँ G लगा दो, G रख दिया, इस पे मिला दिया। फिर ये अब ये अमीटर बन गया, ये अमीटर है, ठीक है ना। ये क्या है, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है भाई। अब इसको यहाँ से जोड़ दिया, बस ये हमारे अरेंजमेंट सही अरेंजमेंट होगा। अब क्या है, RH इसमें क्या रहा, R1 हाई रेजिस्टर, RH कौन है, ये R1 है हाई रेजिस्टेंस, R2 क्या है, शंट है, ये R2 है। बस ये देखो इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ है, RT ये ठीक है ना। इसमें चाहिए R1 और ये R2 नहीं, ये भी गलत है नहीं। यहाँ पर देखो ये R2 शंट है, R1 ये है, ये सही है। हमारे सर्किट से मैच करता हुआ कौन सा सर्किट है, ये C है, ये गलत है। गलत क्यों है, R1 हाई रजिस्टर है, ये क्या नाप रहा है, कुछ नहीं नापेगा, ये भी। बस हमारा सही सर्किट ये है, हमें यही बनाना है, ठीक है ना। तो ये सवाल जो है अपने साथ पूरी फिलॉसफी लिया हुआ है, पूरी इसकी जो फिजिक्स है ओम्स लॉ का, अमीटर बनाना, वोल्ट मीटर बनाना, उसकी पूरी फिजिक्स को सम्मिलित किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको जो अच्छी तरह से समझ लोगे तो तुमको आगे दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में कह रहा है, एक्सप्रेस which of the following setup can be used to verify the Ohm's law। Ohm's law है ना, कौन सा सेटअप ओम्स लॉ के लिए सही है। देखो भाई इधर से पहले नीचे से चलते हैं। यहाँ पर क्या हालत है, यहाँ अमीटर ऐसे है ना, तो ये अमीटर ये वाली करंट नाप रहा है इस ब्रांच में जो गई, और ये वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर इसके और इसके बीच का वोल्टेज नाप रहा है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को इन्होंने सीरीज में लगा दिया है, क्या क्या है, वोल्ट मीटर को ये सीरीज में लगा दिया है ना, जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, ये भी गलत है। यहाँ भी वोल्ट मीटर को इन्होंने सीरीज में लगा दिया,
ये भी गलत है। वोल्ट मीटर को इन्होंने पैरेलल में लगाया, ये सही है, लेकिन ये एमीटर जो है इस सर्किट की करंट नापने के लिए इन्होंने कर दिया है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये एमीटर इसकी करंट नाप रहा है, ये वाली करंट, और ये वोल्ट मीटर यहाँ से इसके बीच का वोल्टेज नाप। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये जो ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ में ये जो रेजिस्टर है आर, इसके अंदर जो करंट बहती है उस करंट को नापना होता है ऐसे। ठीक है ना। और इसी का वोल्टेज नापना होता है, इसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज नापना होता है। ठीक है ना। तो जिस रेजिस्टेंस में करंट बह रही है उसी रेजिस्टेंस के करंट और वोल्टेज दोनों नापना होता है, तब यह ओम्स लॉ बनता है। इसका व्यवस्था जो है इस तरह होना चाहिए। ओम्स लॉ का अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक्चुअली कोई भी सर्किट ओम्स लॉ के लिए काफी नहीं है। ठीक है ना। और इस ए को यहाँ न लगा करके यहाँ पर लगना चाहिए था, ए को यहाँ पर लगना चाहिए, जो इन्होंने दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं लग रहा है कि कोई भी सर्किट सही है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। ये सर्किट कुछ इस तरह होना चाहिए। यदि यहाँ लगाते तो ठीक है। यहाँ ये पता नहीं, देखो यदि ये नाप भी रहे हैं तो देखो वोल्टेज वी इन्होंने नापा इसका, ठीक है, लेकिन करंट नाप रहे हैं इन दोनों का, दोनों के बीच में जाने वाली करंट नाप रहे हैं। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कुछ भी नहीं निकलेगा, है ना। देखो इसमें आई जो आएगी, है ना, आई इक्वल टू क्या होगी, बी बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये इस तरह का ये करंट निकलेगी, है ना। इसमें ओम्स लॉ वेरीफाई होगा नहीं इसमें भी और आई के बीच में, क्योंकि ये आर देखो ये वेरी कर रहा है। इसमें ये R1 है, ये R2 ले लो, और ये R1 है, तो इसमें ये R2 तो वेरी कर रहा है ना। वेरी करने की वजह से ये बी और आई का कोई रिलेशन इसमें मेरे हिसाब से मिलता दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये सवाल पूछ दिए हैं कई लोग, कई जगह इस वाले को ए को सही बताया गया है ना। बस इस आधार पर कि ये एमीटर को सीरीज में लगाया है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको इन्होंने सही कर दिया है। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो तुम भी कुछ ऐसा सोच सकते हो, है ना, विशेष परिस्थिति में। लेकिन जहाँ तक ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन का प्रश्न है, ये कोई भी सर्किट सफिशिएंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये देख, द पीस ऑफ द कॉपर एंड अनदर ऑफ द जर्मेनियम आर द कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 डिग्री केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन से 80 केल्विन तक ये ले जा रहे हैं। ठीक है ना, कूल किया। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है, क्या है, मेटल। और जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ ऐसे होता है ना, क्या होता है, टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ऐसा होता है। ये सेमीकंडक्टर है, ये ग्राफ आप जानते हो। दूसरा मेटल का क्या होता है, ऐसा होता है, ये R है और ये T है, मेटल है। मेटल्स कुछ इस तरह जाते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो, अब जो पूछ रहा है बताओ, बस इसी क्वालिटेटिव ग्राफ के ऊपर ही तुम्हें सारा सवाल बताना है। ईच ऑफ देम इंक्रीज होना होगा क्या,
देखो एक जो है बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये चाहते हम डिक्रीजेज, ये भी गलत। कॉपर इंक्रीजेज जर्मेनियम डिक्रीजेज, ये सही है। कॉपर डिक्रीजेज जर्मेनियम डिक्रीजेज, ये गलत। सी सही हुआ, ठीक है ना। ये इसका सवाल है। आगे देखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज इतना डिग्री पर सेंटीग्रेड एट 300 डिग्री केल्विन, इस रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, 300 केल्विन पर 1 ओम है। दिस रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ओम एट, कितना होगा भाई? देखो अब क्या है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है ना, ये डेल्टा टी, ठीक है कि नहीं। तो अब ये क्या है, देखो R अभी 300 पर 1 ओम है ना, 300 पर 1 ओम है, और ये अब बढ़ना है तो फिर ठीक है बढ़ाओ। तो ये अब 2 ओम होना है, कहाँ से? 1 ओम से। 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है ये दिया है 0.00125, और ये डेल्टा टी निकालना है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया, 1 ये निकाल 1 इक्वल टू 0.00125 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई, ये हो गया 1.25 गुणे 10 पर माइनस 3 घात, ठीक है। ये तो इससे भाग दे लेते हैं, ये हो गया 1 बटा ये 5/4 है गुणे 10 पर 3 घात, तो ये है क्या 0.75, नहीं ये 0.8 गुणित 10 पर 3 घात, इसका मतलब क्या हो गया 8 गुणित 10 पर 2 घात, ये हो गया 800 केल्विन बढ़ाना होगा, है ना। तो T बराबर क्या हो गया T0 प्लस डेल्टा टी, तो इसका मतलब T0 300 था प्लस 800, ये हो गया 1100 के, 1100 के है क्या, ये भी, ठीक है ना। तो ये इसका सवाल इसी पर आधारित है। अगला सवाल ट्रू और फॉल्स का है, पूछ रहा है द करंट एंड वोल्टेज graph of a given metallic wire, the two different temperature T1 and T2 are the T1 T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर पर I और V का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी पूछ रहा है कौन टेम्परेचर कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सही पूछ रहा है। T2 इज ग्रेटर देन T1, ये चाहिए। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, देखो V बाई आर नहीं V बाई आई, सॉरी, है ना, V बाई आई इक्वल टू R, ठीक है ना। और R इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है ना। ये तो वो क्या है, जिसका स्लोप VR का स्लोप, VR का स्लोप माने VR का स्लोप माने V को ऐसे और I, ये V और I, सॉरी ये क्या हमने लिख दिया, V बाई आई बराबर ये, इसको हटाओ, R इक्वल टू इतना है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप माने ये एंगल का स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। देखो T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1। यदि इस ग्राफ को सीधा कर दें ऐसे, ये V कर दो और इधर R इधर I कर दें, तो देखो ये T1 कम स्लोप पर आ जाएगा, ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा, है ना।
ये देखो ये कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है ना। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये सही है, ट्रू। क्या है ये? ट्रू है। दूसरा है electrons in a conductor have no motion in absence of the potential difference across it. Electron in conductor have no motion in absence of potential difference across it. अब ये बताओ क्या है, ये सही है कि गलत? ये कह रहे हैं कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, V इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में नहीं है, ये है क्या सही? इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये जो है ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या कभी ऐसा होगा क्या? इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर है, ये T है, तो उनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज हाफ KT होती है, हाफ KT यानी 3/2 KT, KBT है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, जब एनर्जी है तो उसका पास मोशन भी होगा, वेलोसिटी भी है, तो वो वेलोसिटी वो मूव कर रहे हैं। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना रैंडम है, वेलोसिटी क्या है? रैंडम वेलोसिटी है। सारे इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में नहीं मूव कर रहे हैं, बल्कि सारे रैंडम दिशा में मूव कर रहे हैं, और उनका नेट मोशन 0 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। लेकिन मोशन तो हो ही रहा है, तो इसलिए इनका कहना ये गलत है। ये क्या है? गलत है, फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन के पास मोशन नहीं, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन मोशन में है लेकिन रैंडम मोशन में, ठीक है, इसलिए उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखती नहीं है। अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये सर्कुलर पट्टी है, ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है? एक सर्कुलर पट्टी है, इसकी जो थिकनेस है ये ऐसे, इसकी थिकनेस है, इसकी इन्होंने ये थिकनेस बना लिया है ऐसे, और ये थिकनेस जो है वो T मोटाई की है, ठीक है ना, ये T मोटाई की दे दिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें करंट बह रही है, वोल्टेज लगा है, तो इसके बारे में आप विचार करो। देखो भाई, यहाँ से मान लो एक R रेडियस पर एक हम सर्किल की कल्पना करें, ऐसे देख, ये, और इसकी थिकनेस ले लो dr की, कितनी? ये dr की इतनी छोटी सी पट्टी ले लिया, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, बेसिकली ये है ना। इसका रेजिस्टर कितना होगा इस तरह की पट्टी का? तो अब देखो ये छोटे वाले, ये जो हमने इंसर्किल किया है, ये है ना, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A, यही रहता है ना, ये एक फार्मूला है। तो इस छोटे से पट्टी का मान लो हमने dr रेजिस्टेंस लिया, उसका हो गया कितना? रो, तो ठीक है। L कितना है? πr हो जाएगा, ठीक। L जो है वो कितना हो गया? πr हो गया। फिर उसके बाद एरिया भी चाहिए। एरिया देखो, ये थिकनेस T है और उसकी मोटाई dr है, T dr है, बस ये है। लेकिन ये सारे के सारे जो पट्टियाँ हैं इस तरह, सारी पट्टियाँ पैरेलल में है ना, दोनों के बीच में वोल्टेज एक ही है, V0। तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/dr, और उसका सम होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? रो नहीं, ये रो तो नीचे आ जाएगा ना, ये देख, T dr बटा रो π/r, ठीक है। और इसका सम तो इंटीग्रल हो जाएगा क्या? R1 से R2, ठीक है।
इसको इंटीग्रेट करो तो बाकी तो कांस्टेंट है, 1/r का ही करना है। तो ये हो गया T/ρ पाई, ठीक है ना, ln r2/r1। ये आपका टोटल ये 1/r हो गया, 1/r इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना, ये इतना। तो आई अब पूछा है करंट कितना होगा, तो करंट आई जो होगी V/RE, ठीक। तो V क्या है, V0 है, तो V0 1/RE की वैल्यू ये दिया है T ln r2/r1 और ये बटा पाई रो, ठीक है ना। ये आपका ये एक्सप्रेशन ये करंट का हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें जो करंट है, करंट के बारे में आप ये जानते हो कि करंट और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें करंट एक स्टेडी करंट बहेगी ना, तो ये सारे के सारे एक VD से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या है, VD से मूव करेंगे, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन जो है VD से मूव कर रहे हैं, सबके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आई का संबंध क्या होता है, आई बराबर NE VD इंटू एरिया। ये देखो ये आपका तीसरा रिलेशन मिल गया, ठीक है। आई इससे रिलेटेड है, अभी इसको ऐसे ही रखो। अब VD के बारे में ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे मूव कर रहा है जैसे सर्कुलर पाथ पर, ये सारे सर्कुलर पाथ पर ही क्यों मूव करेंगे, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी को मूव करना है, तो सभी अपना मिनिमम पाथ लेंगे और वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे, है ना, कि सारे इलेक्ट्रॉन भी तो सभी मूव करना चाहेंगे, और तो इसलिए अब उनका कॉम्प्रोमाइज पाथ होगा वो सर्कुलर, यही होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ पर अब मान लो ऐसे मूव किया, तो अब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, एक VD वेलोसिटी है, तो इसका सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा, तो इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, mVd²/r, है ना। और इसकी वजह से ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा, तो इसके लिए एक वर्टिकल, यानी ये जो है ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, कहीं भी मूव करेगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो ऐसे ही लगेगा ना, कैसे, इस दिशा में लगेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसी होगी ऊपर की ओर, है ना, ई की दिशा देखो, मतलब देखो सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना, इज along सेंटर, along द along ने टूवर्ड्स द सेंटर होगा ना, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये तो होना ही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उल्टी होनी चाहिए ना, तो मतलब ये हुआ कि द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील्ड तो ये अभी तो इतना लेते हैं, अभी इसको अभी बात करते हैं कि इसकी दिशा कैसे होगी। देखो mVd² ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और ये E हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकल दिशा, जो रेडियल दिशा में, आउटवर्ड रेडियल की दिशा में लग रहा है। आउटवर्ड क्यों लगेगा हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये हो गया, तो अब यहाँ से क्या निकला देखो, E जो होगा, E कितना हो गया, E हो गया mVd²/ER, ठीक है ना। ये देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियल दिशा में लगेगा और सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो भी किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है भाई। E इतना हो गया, तो अब ये वोल्टेज जो डेवलप होगा,
जो डेल्टा वी कितना होगा, ई डी आर, ई डी आर, देखो ई और ये डी आर हो गया, ई डी आर, ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ई डी आर, तो ई का मान कितना है, देखो एम वी डी स्क्वायर बाई ई, और ये वेरिएबल है केवल आर, डी आर बाई आर। ये इंटीग्रल R1 से R2 तक गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो एम वी डी स्क्वायर, ठीक, बटा ई, ठीक है, और ये हो गया ln R2 बाई R1, ठीक है। ये डेल्टा भी जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ वो इतना होगा। अब देखो तो अच्छा वी डी, देखो वी डी यहाँ पर आई के प्रोपोर्शन है, तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा वी इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। नहीं हुआ, क्योंकि देखो वी डी यहाँ से वी डी की वैल्यू उठा के ले आ दो आई के पदों में, तो ये आई स्क्वायर का कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो गया, ठीक है ना। तो ये भी चलेगा, 5 हो गया। अब उसकी दिशा की बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे लग रहा है ना, लेकिन ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है, ई की दिशा के उल्टा होता है। तो फोर्स ऐसे लगेगा तो ई की दिशा ऐसे ऊपर की ओर होगी कि नहीं, ई की दिशा ऊपर की ओर। तो देखो, तो डायरेक्शन ऑफ ई इज आउटवर्ड टुवर्ड्स सेंटर, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। ये आउटवर्ड दिशा में हुआ। अब इस तरह का ई प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेज के बारे में क्या करना है, वोल्टेज ई बराबर डेल्टा वी, है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये रहता है। तो देखो डेल्टा वी ये हो गया यहाँ से ये, और ये डेल्टा आर ये हो गया, है ना। तो अब ये क्या होगा, ई ऐसा ऊपर होगा तो इस दिशा में ये क्या होगा, वी आर वन इज ग्रेटर देन वी आर टू, है ना। तो ये जो इनर वाला जो सरफेस है यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और यहाँ पोटेंशियल कम रहेगा। तो इस मोशन की वजह से एक हॉरिजॉन्टल पोटेंशियल ये जो है ना रेडियल पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, ठीक है ना। तो इनर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इनर सरफेस, है ना, इनर सरफेस हैज हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, ये बात है। अब ये जो सवाल होगा, ये सवाल जो है ना, ये किसी न किसी रूप में ये 2020 में आया है, ठीक है ना। तो ये किसी न किसी रूप में फ्यूचर में भी आएगा ऐसा। तो इसमें देखो ये जो रेडियल, ये जो सरकमफेरल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो वी बाई वो तो जो है सो है ना। जो सरकमफेरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, उसके बारे में ये बात नहीं कर रहा है। ये जो अभी बात पूछ रहा है सवाल, ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और रेडियल वोल्टेज के बारे में। तो अब ये देखो आई इक्वल टू इतना हम लोग निकाल चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस, तो ये गलत है क्योंकि ई आउटवर्ड है, ठीक है ना। अब ये सी का देखो, आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन इनर सरफेस, ये सही है। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये भी सही है। मैंने डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर,
और आई इज प्रोपोर्शनल टू बी डी, तो ये ऐसे हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका सवाल है। आगे देखो, ये अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो है एसर्शन रीजन है। क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर में जैसे मान लो ये जर्मेनियम है ना, दूसरे जर्मेनियम के साथ ये जो होता है, ये बॉन्ड बने रहते हैं, सबके 4-4 बॉन्ड रहते हैं, सब इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं। तो नॉर्मली ये जो बॉन्ड रहते हैं मजबूत रहते हैं। ये बॉन्ड्स जो होते हैं मजबूत बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते नहीं, ठीक है ना। इसलिए एट लो टेम्परेचर पर इनमें क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट पड़ते। ये कहते हैं क्या है, एट लो टेम्परेचर टेम्परेचर है ना, द कैरियर्स, द मैंने इलेक्ट्रॉन, द कैरियर को, द इलेक्ट्रिक कैरियर है ना, इलेक्ट्रिक कैरियर्स आर नॉट अवेलेबल, या कम अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। जब ये टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये बॉन्ड जो है रैप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे नहीं। इसका वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाता है और इससे क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो इसे एक देखो, बॉन्ड जब टूटेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। तो एट हाई टेम्परेचर, हाई टी है ना, हाई टेम्परेचर द बॉन्ड ब्रेक्स, है ना, बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक। तो फिर मतलब तो देखो, जो बॉन्ड टूटता है उसको होल कहते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन आता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें जो कैरियर होते हैं, जो कैरियर्स हो जाते हैं, वो होल मिलता है, होल, और दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, दोनों कैरियर मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होल और कैरियर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कैरियर करते हैं। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैरियर्स इंक्रीजेस, ठीक है। जब कैरियर इंक्रीज करेंगे तो करंट भी बढ़ेगी, है ना। तो फिर ये क्या होता है, उससे रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज होता है। ये तो इनका ग्राफ जब आप बनाते हो सेमीकंडक्टर का ऐसे होता है, आर का और टेम्परेचर के साथ जब आप बनाओगे तो इस तरह मिलता है, ठीक है ना। इसको और सेमीकंडक्टर की स्थिति में, सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे तो और ठीक से समझना, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ क्या है, कैरियर बढ़ जाता है। अब इनका क्या है, जो कंडक्टर है ये कंडक्टिंग सरफेस है। इन कंडक्टिंग सॉलिड में रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द आयंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये दूसरी बात। तो आप ये जानते हो कि I बराबर आई एम एल बाई NE² टाउ इंटू एरिया, ये बराबर भी, ठीक है ना। ये जो आप काइनेटिक थियरी से आप इसको डिराइव करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मामले में, ऐसे ड्रिफ्ट करके और ये बताते हो। तो इसे रेजिस्टर जो आता है कंडक्टर के अंदर ML बाई NE² टाउ इंटू एरिया,
बटे एरिया, ठीक है ना, ये आर रहता है। तो जो सेमीकंडक्टर का मामला होता है ना, सेमीकंडक्टर में एन बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। जब एन इंक्रीज हो गया तो देखो आर घट जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में एन तो बदलेगा नहीं, एन वो सैचुरेटेड होता है। ई भी नहीं बदलेगा, एरिया भी नहीं बदलेगा, एल भी नहीं बदलना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलने वाला। जो भी बदलेगा ये टाउ। टाउ क्या होता है, द एवरेज कोलिजन टाइम, है ना। टाउ क्या होता है, टाउ घट जाता है, टाउ डिक्रीज है। क्यों, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, तो टाउ घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो फिर उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, एवरेज टाइम, वो भी घट जाता है। जब टाइम घट गया तो आर बढ़ जाता है ना। तो सब क्या होगा, आर इंक्रीज। तो इसलिए आप कंडक्टर का ग्राफ देखते हो तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, आर और टेम्परेचर के साथ ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है, ये वाला फिनामिना जो बना सेमीकंडक्टर का है, ये जो फिनामिना है कंडक्टर का है। दोनों मटेरियल अलग अलग है, ठीक है ना। दोनों मटेरियल अलग है, दोनों फिनामिना अलग है, ठीक है ना। इसलिए जब दो चीज़ें अलग हैं तो उनमें कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता, है ना, कि एक की वजह से दूसरा पैदा हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो वही देखो आप कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही बात है। In a conducting solid, rate of collision between the free electrons and ions, है ना, increases with the increase of temperature, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो Z है ना, दूसरा पहले का कारण नहीं हो सकता। क्यों, ये फिनामिना जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, सेमीकंडक्टर में हो रहा है। ये फिनामिना क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये घटता है, ऐसा नहीं है। वैसे भी मान लो दोनों को एक ही कंडक्टिंग मटेरियल मान लें, कंडक्टिंग मटेरियल भी मान लो, तो ये इसका जो मेटल्स होते हैं उसमें टाउ के कारण होते हैं। लेकिन इसमें एन जो होता है ना, इसमें एन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एन का इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इसका कारण नहीं है। तो सही बात क्या है, देखो ये दो चीज़ों में इसमें कोलिजन है। इसमें आपको डिसाइड करना है बोथ y एंड z आर ट्रू, इतना तो सही है। लेकिन ये बोलता है y इज ट्रू एंड z इज द करेक्ट रीजन ऑफ y, ये सही नहीं है ना। y के कारण ये जो सेमीकंडक्टर का घटना जो है रेजिस्टर का, ये y के कारण होता है, ऐसा सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कंडक्टिंग सरफेस में ये बात सही है कि ये C सही है, बोथ y z सही है, लेकिन कारण नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन टॉपिक पर मोर और लेस इतने ही तरह के सवाल बनते हैं, इन्हीं पर फोकस करो और इसमें मास्टरी हासिल करो, तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।